आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटीन बेसिक इंफॉर्मेशंस के बारे में। और हेलो टू एवरीवन। बेसिकली जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, जो हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसके पहले मैंने इस लेक्चर को दो वीडियोस में मैंने डिवाइड किया हुआ है, जिसमें एक बेसिक इंफॉर्मेशंस है, जिसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज वगैरह आएंगे जो स्ट्रक्चर को पढ़ने में यूज किया जाता है। तो एक बहुत छोटा सा एक वीडियो मैं इस पे बेसिक इंफॉर्मेशंस के बारे में डाल दे रहा हूँ। फिर इसके जस्ट बाद का जो वीडियो जाएगा वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में होगा, जो कि बेसिक नहीं, हायर ऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में होगा, जो कि आपके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पे डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो भी प्रोटीन है ना हमारा, वो आपके जो भी प्रोटीन है हमारे, वो आपके क्या है, एक पॉलीमर होता है, जैसे एक बायोमोलिक्यूल के फॉर्म में है, और बायोमोलिक्यूल के फॉर्म में है, और ये एक पॉलीमर है जो कि जिसके लिए एमिनो एसिड एज अ मोनोमर काम करने का काम करता है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि बायोलॉजिकल फंक्शंस जो है प्रोटीन के, जो भी बायोलॉजिकल फंक्शंस है वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तो आप उसको किस तरीके से देख सकते हैं बायोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में? तो उसमें क्या है कि जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस वगैरह हैं, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या क्या काम कर रहे होंगे, जैसे इंजाइम्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है। ये खुद एज अ सबस्ट्रेट भी काम करते हैं, जिससे आपको एनर्जी को डिराइव किया जा सकता है। फिर क्या होता है कि सेल मोशन में ये हेल्प करते हैं, सेल मोशन में भी हेल्प करते हैं, जिसमें मैक्रोमोलिकुलर रॉड्स स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में अवेलेबल हैं। ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूलर रॉड्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, रॉड्स स्ट्रक्चर के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, केबल्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। केबल मतलब वायर्स के फॉर्म में, जिसमें आपके केबल्स वाले में आपके आ जाते हैं बोन्स, टेंडेंस। ठीक है। आपके आ जाते हैं तेथ, इटीसी। ये सारे के सारे इसके इसमें फंक्शंस में से आ जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इन सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए प्रोटीन्स को proteins have to undergo कई सारे थ्री डायमेंशनल कन्फॉर्मेशंस में आपको जाना पड़ता है। जैसे अंडरगो थ्री डायमेंशनल कन्फॉर्मेशंस में आपको जाने पड़ते हैं। ठीक है। और इस जितने भी आपके कन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पे क्या है, दो टर्म मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, एंड कन्फर्मेशन एंड यहाँ ब्रैकेट में डाल रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन। ये दोनों प्रोटीन के सेंस में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जनरल टर्म में हम लोग, बोलचाल के भाषा में हम लोग जनरली इसको एक ही तरीके से लेते हैं, लेकिन एज सच यहाँ पे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप बायोकेमिस्ट्री लेवल पे जब आप पढ़ रहे हैं तो कन्फर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन दोनों में ही अंतर होता है। तो क्या हो गया कि पहले तो प्रोटीन को हम लोगों ने एज अ पॉलीमर देखा, पॉलीमर देखने के बाद उसका बायोलॉजिकल फंक्शंस को समझा कि किस किस फॉर्म्स में जो है प्रोटीन आपके वो काम कर रहे होते हैं। लेट मी चेंज द कलर, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ रेड कलर। ओके, लेट मी हैव ब्लू। तो आपके पास में जितने भी 3D कन्फॉर्मेशंस में जाने होते हैं, 3D कन्फॉर्मेशन में जाने के बाद में फिर से प्रोटीन को मैच्योर करना पड़ता है। मैच्योर में क्या हो जाते हैं कि कई सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होते हैं। ठीक है। मॉडिफिकेशंस होते हैं जो फिर इस प्रोटीन को एक फंक्शनल प्रोटीन में फिर कन्वर्ट करता है। वो फंक्शनल प्रोटीन में क्या क्या आ सकते हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो फंक्शनल प्रोटीन का एग्जांपल है। तो फंक्शनल प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोटीन्स जो हैं वो जो आपका आप सेल के अंदर में काम करना स्टार्ट कर देता है। अब ये जो मैच्योरेशन है ना, ये क्या क्या लीड करता है, या मैच्योरेशन में होते क्या क्या है?
तो कोई भी प्रोटीन, जैसे किसी भी जीन से एमआरएनए बनना, एमआरएनए से प्रोटीन बनना, प्रोटीन बनने के बाद में जो आपके पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं वो डायरेक्टली एज अ प्रोटीन काम करना शुरू नहीं होता है, तो उसको मैच्योर होना पड़ता है। मैच्योर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ केमिकल ग्रुप्स को ऐड किया जाता है और कुछ रैंडम ट्रांजिएंटली नीडेड पॉलीपेप्टाइड सेगमेंट्स, यानी जिस पे पॉलीपेप्टाइड सेगमेंट का बहुत कम काम है तो वो आप वहां से उसको हटा देते हैं। तो मैच्योरेशन का दो पार्ट है, जिसमें पहला है कि एडिशन ऑफ सम केमिकल ग्रुप्स हैं। तो पहला क्या होगा, एडिशन ऑफ सम केमिकल ग्रुप्स, और दूसरा हो जाता है रिमूवल ऑफ सम ट्रांजिएंट पॉलीपेप्टाइड सेगमेंट्स या पेप्टाइड सेगमेंट्स, पेप्टाइड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि यही इसी मैच्योरेशन में अगर कहीं कोई डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है, अगर इस मैच्योरेशन, मैंने आपका पूरा पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस, कहीं जीन में प्रॉब्लम नहीं आया, कहीं एमआरएनए उसके स्प्लाइसिंग, ठीक है, उसके एडिटिंग, आरएनए स्प्लाइसिंग, आरएनए एडिटिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं आया, आपका पॉलीपेप्टाइड बन गया, लेकिन लास्ट स्टेज जो है आपका मैच्योरेशन, अगर यहाँ पे अगर कोई दिक्कत होने लग जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट लिखता हूं, मैं यहाँ पे एक साइन भी बना देता हूं मैं, ठीक है। तो अगर ये आपके पास में मैच्योरेशन में अगर प्रोटीन में कहीं पे भी अगर दिक्कत आ रहा है, तो ये क्या करेगा, डिफेक्ट अगर है इस केस में, तो ये क्या करेगा, इमेच्योर या नॉन फंक्शनल प्रोटीन से, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन नहीं बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड ही बोल देते हैं, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस में नॉन फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड के लिए ये लीड कर जाएगा। तो फिर जो भी प्रोटीन बनेगा वो जिसका या तो एग्जैक्टली वो काम नहीं करेगा, कुछ और ही काम करने लगेगा, या फिर वो कोई भी काम नहीं करता है, तो ये नॉन फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड में चले जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने दो टर्म यूज किया था, कन्फर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ठीक है। तो प्रोटीन के केस में हम लोग ले लेंगे, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन कोई भी सेट ऑफ एटम्स दिया गया है, मान लीजिए अगर आप कई सारे एमिनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड चेन बनाए हुए हैं, ठीक है, इस एमिनो एसिड का ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है, अगर मैं यहाँ पे दिखाने के लिए बता दूं कि ये एक पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड की तरह है। अब हर बॉन्ड में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर यहाँ का हर का अपना आर ग्रुप होगा, ठीक है। तो आप एक 3D में इन सारे मॉलिक्यूल्स को, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि जियोमेट्रिकल रिलेशनशिप है, जियोमेट्रिकल रिलेशनशिप between given set of atoms, between given set of atoms, ठीक है। तो क्या हो गया कि आप कोई भी मॉलिक्यूल का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन चेक करना चाहते हैं, तो उसके जो एटम्स हैं जिनसे वो मॉलिक्यूल मिल करके बना हुआ है, तो वो जियोमेट्री में किस पोजीशन पे अपने आप को रखे हुए हैं, उसको हम उसका कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा, अगर आपको थोड़ा भी केमिस्ट्री अगर होगा तो आप एक वर्ड सुने होंगे लैटिस या क्रिस्टल लैटिस हुआ करता था, तो मैं क्रिस्टल लैटिस नहीं बल्कि मैं लैटिस बताऊंगा यहाँ पे। तो अपने आप को जैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि कोई एमिनो एसिड हो गया, ठीक है। अब एमिनो एसिड को अगर आप छोड़ देते हो, ये कायरल कार्बन है, तो अगर आप छोड़ देते हो किसी टेबल के ऊपर में, तो वो ऑटोमेटिकली कौन सा कॉन्फ़िगरेशन अपने आप को एक्वायर करता है या किस तरीके से वो किसी टेबल पर रखा होगा। सपोज करो कि एमिनो एसिड को मैंने बहुत बड़ा बना दिया होगा, ठीक है, इसको बहुत मैग्नीफाई किया हुआ है और किसी टेबल के ऊपर में इसको रख दिया, तो ये अपने आप को एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर या थ्री डायमेंशनल स्पेस में अपने मॉलिक्यूल्स को कहां कहां पे प्लेस करेगा, ये उसके हिसाब से उसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है
वो डिसाइड होता है। तो एक एटॉमिक रिलेशनशिप है जो पर्टिकुलर एंगल पे ही एक दूसरे को रोटेट करते हैं, और जियोमेट्रिकली किसी पर्टिकुलर एंगल पे, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वो कैसे अपने आप को स्पेस करते हैं, वही आपका किसी भी मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो इसमें एग्जांपल कौन सा जाता है कि किसी भी अमीनो एसिड का DNL कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बोलते हैं, DNL फॉर्म ऑब्लिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एमिनो एसिड। तो किसी भी एमिनो एसिड का डी या एल फॉर्म है और उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या लीवो रोटेटरी होगा, तो उसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को, अगर कोई एक कॉन्फ़िगरेशन है और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल के किसी एक कॉन्फ़िगरेशन से उसको दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में यानी डी से एल फॉर्म में लेकर के जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके बॉन्ड्स वगैरह को तोड़ने पड़ते हैं, रोटेट नहीं कर सकते हैं, बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है, तभी जाकर के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड्स covalent bonds needed to be broken down to change conformation। ठीक है, कन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर आप डी और एल कन्फॉर्मेशन है, कॉन्फ़िगरेशन में बोल रहा था, डी एंड एल कन्फॉर्मेशन है, तो अगर आप इसके डी फॉर्म से एल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सिर्फ रोटेशन से कुछ भी नहीं होगा, आपको बॉन्ड तोड़ करके, सपोज कर लो कि एमिनो एसिड के केस में क्या होगा कि एन कायरल कार्बन के कार्बोक्सिल और इसके चेंज करना पड़ेगा। जैसे सुगर का था, सुगर में 5th कार्बन थे, तो उसके 5th कार्बन में क्या होता था, H और OH पोजीशन पे, H एंड OH पोजीशन पे ग्लिसरल्डिहाइड के पोजीशन से कंपेयर करके हम लोग H और OH पोजीशन से हम लोग D और L डिसाइड करते थे। जैसे अगर ये लेफ्ट साइड है तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया, अगर 5th कार्बन पे ये OH राइट साइड आ गया और ये H लेफ्ट साइड आ गया तो ये लिवो रोटेटरी हो जाते थे। तो इसमें क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जियोमेट्रिकल रिलेशनशिप है एटम्स के बीच का। अगर किसी भी एटम को स्पेस में हम या लैटिस में हम छोड़ेंगे तो वो कौन सा शेप, डिस्टेंस या इसको एक्वायर करता है, बॉन्ड एंगल्स वगैरह को एक्वायर करता है, हम लोग उसको कन्फॉर्मेशंस बोलते हैं। इसका एग्जांपल है डी और एल कन्फॉर्मेशन अमीनो एसिड्स का। अगर आप इस कन्फॉर्मेशन को चेंज करना चाहते हैं तो जो भी कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, जब तक आप उसको तोड़िएगा नहीं तब तक वो कन्फॉर्मेशंस को कन्फिग्रेशन को, सॉरी मैं बार बार कन्फॉर्मेशन कन्फिग्रेशन कन्फॉर्मेशन कन्फिग्रेशन, तो ये जब तक आप उसको तोड़िएगा नहीं तब तक आप कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं कर सकते। तो डी और एल कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आप उसको इंटरचेंज करना चाहते हैं तो आपके बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, अब आप आ जाइए इसके कन्फर्मेशन के बारे में। तो ये आपका सिंपल सा ये है कन्फर्मेशन। इसके कंपैरिजन में जो कन्फर्मेशंस हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, जिसमें आपके कुछ बॉन्ड एंगल्स वगैरह या सिंगल बॉन्ड को रोटेशन से ही आप उसके कन्फर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कन्फर्मेशन में क्या होता है, नो नीड टू break down the कोवेलेंट बॉन्ड्स। और इसमें क्या हो जाएगा कि आप सिर्फ रोटेशन से आप कन्फर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। कन्फर्मेशंस कैन बी चेंज्ड। लेट मी म्यूट माय सेल फोन, अदरवाइज बीच में ही ये बजना शुरू हो जाएगा। ओके, नाउ इसके बाद आ जाइए कन्फर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन के बाद में। जब आप प्रोटीन के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किए हुए थे ना, तो सबसे पहले अभी जो है ना वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अलग अलग लेवल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या है
एमिनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड चेन के, तो उसके हिसाब से प्रोटीन को क्लासिफाई किया जा रहा है। जब पहले पहले जब प्रोटीन के क्लासिफाई किया गया हुआ था, तो हम लोग उसके ग्रॉस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ग्रॉस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और उसमें क्या आ जाता था, सबसे पहले आ जाती थी बात सॉल्युबिलिटी की। सबसे पहले हम लोग सॉल्युबिलिटी चेक करते थे कि कोई भी प्रोटीन कहाँ पे सॉल्युबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में है या वाटर में है, ठीक है। तो ये आयनिक सॉल्यूशंस में है। फिर उसका शेप क्या आ जाता था, शेप में ग्लोब्यूलर है या लॉन्गिट्यूडनल है, ग्लोब्यूलर है, लीनियर है, क्या शेप रहता था उसका, उसके हिसाब से। और प्रेजेंस ऑफ नॉन प्रोटीन ग्रुप्स क्या क्या है उसके साथ में, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सॉरी, आई डोंट नो बट व्हाई आई एम हरिंग अप, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा हड़बड़ी में पढ़ा रहा हूँ। सो प्रेजेंस ऑफ नॉन प्रोटीन ग्रुप्स कौन कौन से हैं, तो ये एक दो तीन चार मतलब बहुत कॉमन फीचर्स या ग्रॉस कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ करते थे। तो ये जब शुरू शुरू में आपके पास इंफॉर्मेशन कम होते थे, आज क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक जब आप प्रोटीन को क्लासिफाई करना चाहते हैं तो उसमें एमिनो एसिड सीक्वेंस को भी आप ऐड कर दिए हुए हैं आज के करंट सिनेरियो में। तो क्या होता है कि कई सारे एमिनो एसिड्स जो थे उनके पास में ये बहुत कॉमन फीचर्स जो थे ऑर्गेनिक और वाटर सोल्युबिलिटी के चलते, उसके शेप के चलते, या नॉन प्रोटीन्स जो आपके प्रेजेंस ऑफ नॉन प्रोटीन हीम ग्रुप्स हैं, या जो भी आपके वहां पे अवेलेबल हैं को फैक्टर्स, ये सब। तो बहुत सारे प्रोटीन का ये सारे फैसिलिटीज बहुत या कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत कॉमन होते हैं। तो वो सारे के सारे प्रोटीन एक ही होंगे ये कोई जरूरी नहीं है। तो आज के दिन में 2020 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम लोग ध्यान में रख करके, अब तो बहुत सारा प्लॉटिंग वगैरह हो गया है, पर्टिकुलर साई फाई बॉन्ड्स के बीच का क्या एंगल है क्या नहीं, उसके हिसाब से भी प्रोटीन्स को क्लासिफाई किया जाना शुरू किया जा चुका हुआ है। सो टू प्रोटीन्स वेरी सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट स्टिल उनके सरफेस पे पाए जाने वाले एमिनो एसिड्स और उसके कोर में पाए जाने वाले एमिनो एसिड्स के डिफरेंस के चलते उनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। तो उस वक्त में क्या था कि मान लीजिए कि अगर हम प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसी भी सेल्स से, तो प्रोटीन्स को हमने फ्रॉम एनी सेल, ठीक है, अगर हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया हुआ है फ्रॉम एनी सेल, तो उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग पहले उसको चेक करते हैं कि ये एक्वस सॉल्यूशन में है या सॉल्युबल है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि उसको हम लोग एक फिजियोलॉजिकल पीएच देते हैं, कोई भी रूम जैसे 7.0 हो गया, और उसके साथ साथ में कुछ प्लस, उसके साथ में कुछ आयनिक स्ट्रेंथ भी उसको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। क्या उसको बोलते हैं कि आप नॉर्मल कोई भी एक आयनिक स्ट्रेंथ की बात कर लीजिए, ठीक है। तो अगर ये एक्वस सॉल्यूशन में अगर फिजियोलॉजिकल पीएच और आयनिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने पे अगर वो प्रोटीन डिसॉल्व हो गया, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ये हम लोग उसको सॉल्यूबल प्रोटीन के कैटेगरी में डाल देंगे। दिस फिजियोलॉजिकल पीएच सपोज कर लीजिए कि 7.0 पे डाल दिया गया, आयनिक स्ट्रेंथ में हमने सोडियम आयंस या मैग्नीशियम आयन को हमने कंसीडर किया कि इतना मोलर मैग्नीशियम आयन को हम लोगों ने यूज कर रहे हैं। अगर वो प्रोटीन पूरा क्लियर सॉल्यूशन डिसॉल्व कर चुका हुआ है तो हम लोग उसको सॉल्युबल प्रोटीन बोलेंगे इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कि आपके सॉल्युबल प्रोटीन, एक एग्जांपल हुआ। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो मेम्ब्रेन में पाए जाते थे। तो हम लोग ये क्या अभी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि उस वक्त प्रोटीन का क्लासिफिकेशन या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालना है। तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कुछ हुआ करते थे जो कि ऑब्वियसली अभी के हिसाब से आप जानेंगे तो वो नॉन सॉल्युबल थे, ठीक है। और डिसोल्यूशन ऑफ, इसको आइसोलेट कैसे किया गया होगा कि जब हम मेम्ब्रेन को, कहीं के मेम्ब्रेन को लिए होंगे और उसको डिसॉल्व किए होंगे, ठीक है, और उसके बाद जो आपके प्रोटीन निकले होंगे वो ज्यादातर प्रोटीन्स पे थे, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स वेयर। फिर इसी कंडीशन में अगर आप डालिएगा, सेम कंडीशन, ठीक है, सेम कंडीशन में अगर आप डाल रहे हैं तो देखते हैं मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स वेयर नॉन सॉल्युबल।
तो आपको हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक वाला कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आपको मिलना स्टार्ट हो गया था। तो पहली बार में हम लोगों ने ये सोचा कि अरे प्रोटीन जो है उसको पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल पीएच आयनिक स्ट्रेंथ पे डाल रहे हैं, तो ये पता चल रहा है कि वो डिसॉल्व कर जा रहा है, तो इसका मतलब वो सॉल्युबल है। फिर हमने इंटीग्रल मेम्ब्रेन्स को, कोई भी मेम्ब्रेन सेल से निकाल करके आइसोलेट किया मेम्ब्रेन को, और तब उसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं मेम्ब्रेन को, तब जब हमें प्रोटीन मिल रहा है तो पता चल रहा है कि सेम पर्टिकुलर क्राइटेरिया में वो डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो वो सारे के सारे प्रोटीन्स जो है वो नॉन सॉल्युबल सेक्शन में फिर आपके चले आ रहे हैं। क्लियर है? फिर तीसरे टाइप का आप हमको सॉल्युबल में एक मानिए, इसको इंटीग्रल में दो मानिए, और ये तीसरा टाइप का प्रोटीन आ जाता है जिसको हम लोग ग्लोब्यूलर प्रोटीन के क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये कर रहे थे। तो ये सारे जो भी प्रोटीन्स थे जिनके स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी किया, वो सारे के सारे जो थे वो आपके रफली आपके स्फेरिकल शेप के थे। स्फेरिकल शेप के थे। स्फेरिकल होने से क्या हो जाता है कि इसका एक अपना एक एक्सियल रेशियो होता है। एक्सियल रेशियो कहने का क्या मतलब है कि अगर आप कोई भी स्फेयर है, अब आप स्क्वायर के हिसाब से शेप चेक करेंगे तो उसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, क्यूबॉइड के हिसाब से 3D में देखेंगे कि क्यूबॉइड के हिसाब से, क्यूब या क्यूबॉइड के हिसाब से, तो उसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अपना एक मिनिमम और मैक्सिमम रेशियोज हो सकता है। तो स्फेरिकल शेप में क्या होता है कि इसका एक मैक्सिमम जो उसका डायमीटर हो सकता है और मिनिमम, तो इस दोनों के बीच का अपना एक एक्सियल रेशियो होता है जिसमें मैक्सिमम लेंथ और शॉर्टेस्ट डायमीटर और लॉन्गेस्ट डायमीटर का, जैसे अगर मान लीजिए शॉर्टेस्ट डायमीटर x हो गया, लॉन्गेस्ट डायमीटर y हो गया, तो शॉर्टेस्ट डायमीटर और लॉन्गेस्ट डायमीटर के रेशियो को हम एक्सियल रेशियो बोलते हैं, और ये जो एक्सियल रेशियो है नॉट एबव 3 है। ठीक है, नॉट एबव 3। तो इसमें क्या हो जाता था कि आप इस तरह से देखिए कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपका आइसोलेटेड, नेक्स्ट पेज में आ जाता हूं, कि अगर आपका आइसोलेटेड प्रोटीन है, ठीक है, अगर इसके पास में एक्सियल रेशियो जो है आपका, एक्सियल रेशियो जो है वो अगर आपका 3 के आसपास में, या एक्सियल रेशियो को हम 2.8 डिक्लेयर करते हैं, तो व्हाट इज द शेप ऑफ, what could be the possible shape of protein? तो आपका आंसर क्या होगा, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, मैंने बताया कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन में एक मैक्सिमम एक होगा, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट डायमीटर का है, तो ये लॉन्गेस्ट डायमीटर है, शॉर्टेस्ट डायमीटर है, इस दोनों के बीच का जो रेशियो होता है वो 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उस केस में क्या हो जाता है कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन आपके माने जाते हैं। इनका शेप और साइज को कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, या सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन क्या है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो आपके बॉडी में काम कर रहे होते हैं मेटाबॉलिज्म्स में, आर ग्लोब्यूलर बाय नेचर। ठीक है, ग्लोब्यूलर बाय नेचर। तो जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपके ग्लोब्यूलर होते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स ग्लोब्यूलर नहीं होते हैं। तो इन कॉन्ट्रास्ट कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं, जैसे उसमें एग्जांपल आ जाता है हाईली एक्सटेंडेड कन्फॉर्मेशन में पाए जाते हैं जिसका एक्सियल रेशियो जो है मोर देन 10 होते हैं। तो जैसे आपके क्या उसको बोलेंगे, जैसे आपके मसल्स के हो गए, देखिए एक्टिन्स वगैरह के हो गए, तो इसमें क्या है कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एग्जांपल आ जाएगा, जिसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आ जाते हैं। इसका क्या होगा कि हाईली एक्सटेंडेड कन्फिग्रेशन आता है, इसका सॉरी कॉन्फॉर्मेशन आता है। यही देखिए, यही कन्फॉर्मेशन और कन्फिग्रेशन का बीच का बार बार जो है टंग ये करेगा, आपका ट्विस्ट करेगा, तो ये हाईली HIGHLY हाईली एक्सटेंडेड। एक्चुअली मुजफ्फरपुर में बहुत गर्मी हो रखी है, और जिस टैब या वॉकॉम को मैं यूज करता हूँ पढ़ाने के लिए वो मेरा पूरा पसीने से भीग जाता है।
तो ये बहुत ज्यादा इधर उधर भागना शुरू करेगा। तो ये हाईली एक्सटेंडेड कन्फॉर्मेशंस हैं, ठीक है, कॉन्फॉर्मेशन विथ जो आपका जो एक्सियल रेशियो है आपका, यहां पे क्या हो जाता है, एक्सियल रेशियो जो है ये आपका दैट इज मोर देन 10 चला जाता है, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे कि अगर आपका स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स वगैरह हैं तो आपका ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डायमीटर ये हो जाता है, लॉन्गेस्ट डायमीटर ये हो जाता है। जब इन दोनों का रेशियो आप निकालिएगा तो ये 10 से ज्यादा चले जाते हैं। फिर कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिसका आपका लाइपोप्रोटीन्स हैं, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, जो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल से मिल करके बने होते हैं, ठीक है। तो एक कुछ एग्जांपल आ जाता है लाइपोप्रोटीन्स का, ठीक है, या और ग्लाइकोप्रोटीन्स का। वाइप कर दिया तो ज्यादा अच्छा लगने लगा है। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं कि इस तरह के प्रोटीन्स क्या होते हैं कि कोवैलेंटली लिंक्ड होते हैं जो लिपिड और ग्लूकोज से कोवैलेंटली linked with lipid and glucose, ठीक है। तो कुछ प्रोटीन उस वक्त में आपके इससे भी स्टडी किया गया था, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, फिर आइसोलेटेड प्रोटीन्स जिसमें ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, उसका एक्सियल रेशियोज क्या क्या हैं। फिर पिछले वाले स्लाइड में मैंने आपको सॉल्युबिलिटी के हिसाब से बताया था, कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, फिर उसके सॉल्युबिलिटी के भी हिसाब से बताया कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि मॉड्यूलर, इसके साथ साथ में एक और मैं मिस कर रहा हूँ, इसको मैं बता देता हूँ पहले कि इसके बाद एक और एग्जाम्पल आ जाता था मेटालोप्रोटीन्स का, ठीक है। तो मेटालोप्रोटीन्स की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जो आपके प्रोटीन का कंस्ट्रक्शन है वो उसके साथ में आपके कोई ना कोई मेटल आयंस जुड़े हुए होते थे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि प्रोटीन्स हैं और प्लस मेटल आयंस जो हैं वो इसके साथ में जुड़े हुए होते हैं। इसका एग्जांपल आपको आराम से पता चलेगा, जिसमें थोड़ा सा भी बच्चे पढ़े होंगे, साइटोक्रोम्स आ जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह में कॉपर वगैरह के साथ में था, मैग्नीज वगैरह के साथ में था, साथ साथ में मायोग्लोबिन्स, हीमोग्लोबिन्स, ठीक है। तो मायोग्लोबिन्स हैं, ठीक है, दूसरा आ जाते हैं हीमोग्लोबिन्स हैं, ठीक है। तो ये सारे मेटालोप्रोटीन्स के कैरेक्टरिस्टिक के अंदर में चले आते हैं। अब यहां तक तो आपका जो प्रिमिटिव स्टडी है जिसके बारे में अभी बताया गया था कि उस वक्त जो प्रोटीन को आइसोलेट किया जा रहा था उसको किस हिसाब से पढ़ा जा रहा था। अब यहाँ पे आ जाता है मॉड्यूलर प्रिंसिपल्स, जिसके बाद में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर वाला जो क्लासेस हैं वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मॉड्यूलर प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटीन कंस्ट्रक्शन में अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो मॉड्यूलर principles of protein construction, ठीक है। तो मॉड्यूलर प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटीन्स कंस्ट्रक्शंस में जब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो मॉड्यूलर का क्या मतलब होता है ना कि आप हर चीज बहुत, जैसे अभी क्या मॉड्यूलर आपने कहाँ सुना होगा, आप देखेंगे मॉड्यूलर बेडरूम है, मॉड्यूलर किचन्स हैं, तो आप क्या करते हैं कि हर चीज को बहुत पर्टिकुलर और बहुत प्रिसाइजली मेजरमेंट करके आप किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हो। तो सेम यही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि हम लोग एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स के बारे में पढ़ने के बजाय अब हम प्रोटीन के एग्जैक्ट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं कि जब प्रोटीन का कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तब उस वक्त में कौन कौन से मेजरमेंट्स किए जाते हैं ताकि प्रोटीन एग्जैक्टली अपने फंक्शन के हिसाब से अपने शेप और स्ट्रक्चर को ये कर सके, मतलब एक्वायर कर सके। तो इसमें क्या है कि अगर आप फंक्शन पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप फंक्शन पे ध्यान दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप्स को वो प्रिसाइजली 3D अरेंजमेंट में अपने आप को प्लेस करता है। तो क्या है कि स्पेसिफिक, इसका मैं बताता हूं कि कैसे करना है। स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप्स जो है या स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप्स या तो ये एमिनो एसिड हो सकते हैं या लिगैंड हो सकते हैं, ठीक है, लिगैंड हो सकते हैं या कोफैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप्स को ये प्लेस करेंगे ताकि एक इन
प्रिसाइज 3D अरेंजमेंट। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि कोई भी प्रोटीन जिसका अपना एक स्ट्रक्चर है, तो आप क्या करते हैं कि इस एरिया में, अब इसमें एक क्या मैं बताऊं कि जैसे एक्टिव साइट है अगर, ठीक है, और एक्टिव साइट को डीएनए से इंटरेक्ट करना है, किसी भी एंजाइम को एक्टिव साइट को डीएनए से इंटरेक्ट करना है, तो ऑफ कोर्स डीएनए पे मैं एक समझा रहा हूं कि डीएनए पे ऑफ कोर्स निगेटिव चार्ज है, तो अगर इसके एक्टिव साइट पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज के अमीनो एसिड्स को प्लेस करें, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स को प्लेस करेंगे, तो ये क्या होगा कि ये प्रोटीन का एक्टिव साइट बहुत आसानी से डीएनए से बाइंड कर सकता है। लेकिन अगर हम इस प्रोटीन के में एक्टिव साइट को प्रोटीन पॉजिटिव के बजाय अगर निगेटिव अमीनो एसिड्स को हम लोग वहां पे प्लेस करेंगे, तो डीएनए की निगेटिविटी और इसके एक्टिव साइट की निगेटिविटी के बीच में एक काइंड ऑफ रिपल्सन होगा और ये प्रोटीन बहुत फॉर्मली डीएनए से बाइंड नहीं कर पाएगा। यही चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप्स को एक जगह पे प्लेस करना है बहुत प्रिसाइजली, ताकि वो 3D अरेंजमेंट में फिट हो और उस प्रोटीन को फंक्शन करने में प्रॉपरली हेल्प करे। अब जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल है, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड्स प्लेस्ड, हम लोग उसको इस तरह से प्लेस करते हैं ताकि फंक्शनली इफिशिएंट भी हो और फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल भी हो। तो जो भी आपके पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, और साथ साथ में इसमें एक और चीज मैं आर ग्रुप्स जो हैं, तो उसको इतना प्लेस्ड such a way that they are, let me wipe off this sweat. Okay, so they are functionally very efficient, and physically strong. ठीक है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग। तो हम लोग क्या करते हैं कि आप जब मॉड्यूलर प्रिंसिपल्स पे आते हैं, तो आप हर एमिनो एसिड की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे उसकी सॉल्युबिलिटी हमने पढ़ा कि सॉल्यूबल है एक्वस सॉल्यूशन में। लेकिन अगर हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स किसी भी प्रोटीन के सरफेस पे आ रहा होगा, अगर हम प्रोटीन पे हाइड्रोफोबिक कोई भी एमिनो एसिड्स को अगर हम लोग इसके सरफेस पे लेके आएंगे और तब हम लोग इसको किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, तो हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर के चलते ये कभी भी पानी में डिसॉल्व करेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अपने प्रोटीन को किसी भी, जैसे आप मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन है, तो जो प्रोटीन मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं वो तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में अपने आप को प्लेस करना पड़ता है। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स में अगर चैनल्स हैं, ठीक है, उसमें अपने आप को प्रोटीन को डालना है, तो प्रोटीन का जो आउटर सरफेस है वो हाइड्रोफोबिक होना चाहिए, ताकि वो लिपिड बाइलेयर में आसानी से इम्बेड कर सके अपने आप को एडजस्ट कर सके। लेकिन अगर उसका सरफेस हाइड्रोफिलिक या एक्वस सॉल्यूबल अगर होगा एक्वस सॉल्यूशन में, तो वो कभी भी लिपिड्स के साथ में स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो ये एक मॉड्यूलर प्रिंसिपल्स होते हैं कि कोई भी प्रोटीन जो है वो किस तरीके से काम करता है और अपने आप को कैसे उसको 3D स्ट्रक्चर में लेकर के आना है, जो इससे न सिर्फ फंक्शनली बहुत ज्यादा इफिशिएंट हो, बल्कि फिजिकली बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग कंडीशन में भी रखे। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था प्रोटीन के किसी भी एडवांस लेवल के 4 ऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर्स को पढ़ने के पहले। जो मैं ये समझ रहा था कि अगर कोई बायोकेमिस्ट्री का कोई भी स्टूडेंट है, तो उसको इतना तो कम से कम थोड़ा सा प्रोटीन के पहले में नॉलेज होना चाहिए कि आखिर ये काम स्टार्ट कहाँ से किया जा रहा था। एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को उठा करके जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने में क्या समझ में आ रहा था, आप इसको आइसोलेशन इसके प्रॉपर्टी के हिसाब से तो कर पा रहे हो, लेकिन इसके फंक्शंस के और इसका स्ट्रक्चर के बीच का क्या कोरिलेशन है, जब तक आप मॉड्यूलर प्रिंसिपल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। जिसमें आप प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स, फिर टर्न, लूप, हेलिक्स, इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे, फिर टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये एक मैंने सोचा था कि एक लेक्चर 1 में मैं इसको डिलीवर करूंगा, फिर लेक्चर 2 में ऑटोमेटिकली प्रोटीन स्ट्रक्चर्स और उसके
फोर ऑर्डर ऑफ हायर स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा फिर। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।